औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन क्या होती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कुछ उसकी बेसिक्स के बारे में देखेंगे। प्लस जब हम बेसिक्स को और रिकर्जन के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम मूव करेंगे कि कोई भी अगर रिकर्सिव कोड हमारे सामने आ जाता है तो उसको कैसे ट्रेस किया जाता है। ठीक है, तो रिकर्जन की सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या चीज़ होती है। अ रिकर्सिव डेफिनेशन इज वन विच यूजेस द वर्ड और कॉन्सेप्ट बीइंग डिफाइंड इन द डेफिनेशन इटसेल्फ। राइट, मतलब क्या है कि अब कोई भी फंक्शन अगर अपने ही आप को दोबारा से डिफाइन करना शुरू कर देता है, अपने ही आप को दोबारा से क्रिएट करना शुरू कर देता है, तो दैट बिकम्स अ रिकर्सिव डेफिनेशन। अभी कोई फंक्शन भी हो सकता है, डेफिनेटली एल्गोरिदम भी हो सकता है, क्योंकि एल्गोरिदम जब बनते हैं तो उसी की बेसिस पर आगे आपके फंक्शंस बन रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसा एल्गोरिदम जो अपने ही आप को खुद डिफाइन करना शुरू कर दे फॉर द सब्सीक्वेंट इंस्टेंस ऑफ योर प्रॉब्लम, तो वो हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, जो लिस्ट हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, वो एक रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर आती है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फोर्थ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वी हैव n एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स के अंदर देखें आप, तो पहला एलिमेंट अगर लिस्ट के अंदर ये वाला है तो इसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर का रिलेशनशिप हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अब लिस्ट आगे जो n-1 एलिमेंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी यही चीज वो रिपीट करेगी, यानी अ प्रॉब्लम इज डिफाइनिंग itself means, try to understand। अब ये लिस्ट है, राइट, ओके, नाउ वी हैव एलिमेंट्स इन द लिस्ट n-1, राइट। अब अगर इस एलिमेंट को भी पकड़ लेते हैं, दो को पकड़ लेते तो वो लिस्ट हो गई, बाकी हमारे n-2 एलिमेंट्स रह गए, यानी वो लिस्ट जो है वो अब कम होती हुई क्या हो रही है, रिकर्सिवली अपने आप को बार बार डिफाइन कर रही है। सिमिलरली जब हम देखते हैं कि जो लिस्ट हमारी मल्टी डायमेंशनल अरेज आ जाती हैं या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट आ जाती हैं, उनकी जो मैपिंग होती है वो रो मेजर ऑर्डर या कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर आ रही होती है। अब जो रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर में आती हैं तो वहाँ पर उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका 1D में एड्रेस लेने के लिए या इंडेक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज हमारे पास बनते हैं वो भी सॉर्ट ऑफ रिकर्सिव होते हैं। जैसे अगर हमारे पास 4D अरे है, अब इस 4D अरे को अगर हम सॉल्व करते हैं कि इसका 1D में इंडेक्स हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप फोर्थ डायमेंशन की बात करेंगे। जब फोर्थ डायमेंशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हम किधर चले जाएंगे, वी लेफ्ट विद 3 डायमेंशंस, राइट। सो अ प्रॉब्लम इज डिफाइनिंग इटसेल्फ अगेन विद 1 लेस इंस्टेंस। फिर क्या होगा, जब आप इस थर्ड डायमेंशन को भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा कि थर्ड भी सॉल्व हो गई, नेक्स्ट आपके पास डायमेंशंस क्या होंगे जी, 2 डायमेंशंस। नाउ अगेन अ न्यू प्रॉब्लम इंस्टेंस इज डिफाइंड। अब जब 2D भी हो जाएगा, अब 2D को डिफाइन करेंगे तो 2 से आगे फिर हम कितनी डायमेंशंस के साथ रह जाएंगे, वी लेफ्ट विद ओनली 1 डायमेंशन, एंड फाइनली हमारे पास जो एड्रेस है, जो इंडेक्स है, वो आ जाएगा। अब प्रॉब्लम मूव करते हुए अपने इंस्टेंसेस को कम करते हुए कहाँ पर पहुंची है, 1D पर, और ये हमारी कंडीशन है जहाँ पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, सो जब प्रॉब्लम अपने ही आपको डिफाइन करना शुरू कर दे तो वो रिकर्सिव नेचर की प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। अब रिकर्जन के एल्गोरिदम्स भी बहुत सारे हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होते ही इनहेरिटली रिकर्सिव है, ठीक है, और डिवाइड एंड कॉन्कर की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर हमें रिकर्सिव जो डेफिनेशंस हैं या रिकर्सिव वर्जन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उनको इंशाल्लाह आगे चलकर हम देखेंगे भी कि वो किस तरह से आते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। फिर अब इस रिकर्सिव डेफिनेशन को जब हमने सॉर्ट आउट करना हो या इसके कंपोनेंट्स को देखना हो तो वो कौन से बनते हैं, वे 2 बड़ी मेजर चीज़ें इसके अंदर होती हैं जब भी किसी रिकर्सिव कॉन्सेप्ट को लेते हैं। एक हमारा होता है बेस, इसको बेस केस भी कहा जाता है, बेस स्टेप भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम प्रॉब्लम के कुछ इंस्टेंसेस को या केसेस को सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन वो केसेस जो है ना वो सिंपलेस्ट केसेस होते हैं, दे आर द सिंपल केसेस। और वो सिंपल केस कौन से हैं, जिस तरह से आप अगर लिस्ट को देखें यहाँ पर तो हमने बात की जी 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड तक वो डिफाइन हो रही होती है। अब सिंपल केस हमारा क्या है कि जब हम लिस्ट पर अगर काम करेंगे सो फाइनली हम कहाँ पर जाके रुकेंगे, सिंपलेस्ट केस हमारा होगा जब हम एन पे पहुंच जाएंगे,
क्योंकि जब n पर पहुंच जाएंगे तो फर्दर प्रॉब्लम के इंस्टेंसेस हम डिफाइन करने बंद कर देंगे क्योंकि एंड रीच हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इन मल्टी डायमेंशनल अरेज को 1D के अंदर मैप करके लेकर आते हैं तो वहां पर हमारा क्या होगा कि 4D या 3D को सॉल्व किया, फिर 2D को किया, फिर फाइनली हम इस 1D पर आए। तो दैट विल बी द बेस केस बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट वन, राइट। ये सिंपलेस्ट वन है क्योंकि इससे आगे अब प्रॉब्लम का कोई इंस्टेंस डिफाइन नहीं होना, हो ही नहीं सकता ना, आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वही जब भी हम किसी एल्गोरिथम की बात करते हैं, जो एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन है कि प्रॉब्लम को इतना डिवाइड करो स्टेप्स के अंदर कि इस हद तक वो डिवाइड हो जाए कि फर्दर स्टेप्स की डिवीजन पॉसिबल ही ना रहे। तो जब फर्दर स्टेप्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं रहेगी तो वो वाले स्टेप जिनकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है वो हमारे क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम आर सिंपल केसेस। और वो जो सिंपल केसेस होते हैं नेचुरली उनका पर्पस यही होगा कि उन्होंने कोई स्टॉपिंग कंडीशन लगानी है, कहीं पर रोकना है। सो दैट वाज द रीजन इनको हम बेस स्टेप्स या बेस केसेस कहते हैं, राइट। दूसरी तरफ अब देखें, एक बात हमने ये की कि वो बेस केस होगा और उससे पहले हमने ये बात की कि 4D अगर है तो वो डिफाइन करेगी उसके बाद किसको, 3D को, फिर 3D डिफाइन करेगी किसको, 2D को, 2D किसको डिफाइन करेगी, 1 को। इसका मतलब प्रॉब्लम के इंस्टेंसेस नए से नए बन रहे हैं। तो वो कौन सा स्टेप होगा, वो जो स्टेप होगा वो हमारा रिकर्सिव स्टेप या रिकर्सिव केस होगा, ठीक है। अब ये रिकर्सिव स्टेप या रिकर्सिव केसेस, सारी बात है, दीज आर द न्यू केसेस बीइंग डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ प्रीवियस केस, राइट। ऑब्वियसली प्रीवियस केस की बेस पर भी आएगा ना। जैसे यहां पर देखें, ये प्रीवियस केस 4D था तो नया इंस्टेंस क्या बना, 3D, नया केस बन गया। अब इस नए केस को सॉल्व करना है तो क्या बना, 2D बना, नया केस बना दिया उसने, फिर 1D बना, वो हमारा केस बना और उस पर हमने स्टॉप कंडीशन लगा दी, बेस केस हमारा वो बन गया। तो अब ये दोनों बड़े जरूरी हैं। वन, यू हैव टू रीच टू सम बेस केसेस, दोज आर द सिंपल केसेस, एंड यू आल्सो हैव टू डिफाइन द न्यू केसेस ताकि वो काम चल सके। अब ये केसेस एक से ज्यादा हो सकते हैं, द टर्म इज केसेस, राइट, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा हो सकता है कि एक से ज्यादा हो जाए, राइट। तो ये चीज जहन में रखनी है आपने, ओके। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहां पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जी। ऑलराइट, अब रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर जब हम आते हैं तो बेस केस की जैसे पीछे बात की गई, तो ये क्या है, नाउ लेट्स चेक दैट आउट। All recursive definitions have to have a non-recursive part, okay? If they didn't, there would be no way to terminate the recursive path. So these are the simple cases. Those becomes your base case. वहां पर क्या है कि आपकी recurrence ने रुकना है। जैसे अगेन हम एग्जांपल अगर लेते हैं जो हमने 4D की ली, आपने कहा जी कि 4D डिफाइन हुई है, ठीक है। अब 4D नया इंस्टेंस क्या बनाएगी, 3D, 3D नया इंस्टेंस क्या बनाएगी, 2D का, 2D नया इंस्टेंस क्या बनाएगी, 1D का, ठीक है। तो ये इंस्टेंसेस आपके बनते चले गए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1D से आगे रिकर्सिव पाथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने यहां पर आकर इसको नॉन रिकर्सिव केस ना बनाया और इसको ना रोका तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट चलती जाएगी and there will be no stop condition, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर प्रोग्रामेटिकली हम देखते हैं तो ये एक इनफाइनाइट रिकर्जन बन जाएगी जो कभी स्टॉप नहीं होगी। और क्योंकि सिस्टम के अंदर मेमोरी ने भी इस्तेमाल होना है तो डेफिनेटली एट सम इंस्टेंस ऑफ टाइम मेमोरी बिकम्स फुल एंड योर प्रोग्राम इज गोइंग टू क्रैश। For that reason, this is really important. You should have the simple cases, the base cases, जिनके अंदर क्या होगा, they will be non-recursive, कि उन्होंने आगे से दोबारा प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करना। अगर वो करते रहेंगे तो क्या होगा जी, कभी आप रुक नहीं पाएंगे और कभी टर्मिनेशन नहीं अक्कर करेगी उस एल्गोरिदम की। और अगर एल्गोरिदम रुकता ही नहीं है तो वो बेसिकली एल्गोरिदम ठीक ही नहीं है आपका, वो तो गड़बड़ है फिर, ओके। राइट, अब जैसे मैंने बात पहले कर ली, सच अ डेफिनेशन वुड कॉज इनफाइनाइट रिकर्जन, तो वो अगर किसी के अंदर है ही नहीं आपका बेस केस या सिंपल केस तो वो इनफाइनाइट रिकर्जन आपकी चलती रहेगी, राइट। दिस नॉन रिकर्सिव पार्ट इज ऑफन कॉल्ड द बेस केस। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट कि जो नॉन रिकर्सिव आपके पाथ होंगे या केसेस होंगे, दे विल बिकम द बेस केसेस। सो एवरी टाइम व्हेन यू हैव सम प्रॉब्लम टू सॉर्ट आउट एंड द प्रॉब्लम फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिकर्जन, always try to locate the base cases first, okay।
जब आप बेस केसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो तकरीबन प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, क्योंकि उसके बाद क्या रह गया है, उसके बाद आपका जो रिकर्सिव पार्ट है वो रह गया है, जहां आपने प्रॉब्लम के नए इंस्टेंसेस डिफाइन करने हैं। तो पहली प्रॉब्लम आपने पहले डिफाइन किया, उसके सब पार्ट्स आपने बनाने हैं, तो दे बिकम अ लिटिल बिट इजियर एज कंपेयर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस केस। ओके, now the recursive definition: a function method can call itself. Okay, no problem. See, एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ने अपने आप को कॉल करना शुरू कर दिया, आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन ने अपने आप को कॉल करना शुरू कर दिया। सो अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इट बिकम्स अ रिकर्सिव डेफिनेशन, क्योंकि वो अपने इंस्टेंसेस को दोबारा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जब फंक्शन या कोई मेथड अपने ही आपको कॉल करना शुरू कर देता है तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं, या उस मेथड को कहते हैं दिस इज अ रिकर्सिव मेथड। ओके, द कोड ऑफ अ रिकर्सिव मेथड मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड टू हैंडल बोथ द बेस केस एज वेल एज द रिकर्सिव केस। व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज नो बेस केस योर प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट एट ऑल, राइट? So you need to be very careful, identify the base case as well as the recursive case so that new instance can be defined. Okay ji. Now each call to the method sets up a new execution environment with new parameters and local variables. जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, you know very well, जब भी कोई फंक्शन कॉल हो वो कहाँ पर जाता है, उसको आपके सिस्टम स्टैक के ऊपर क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। और जब उसको पुश किया जाता है तो उस फंक्शन के सारे लोकल वेरिएबल्स भी वहाँ पे होते हैं। ठीक है, उसके जितने भी पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पर चले जाते हैं। फिर वो रिटर्न एड्रेस वगैरह हर चीज़ आती है, पूरा फंक्शन फ्रेम पुश होता है। अब अगर फंक्शन अपने आप को कॉल करे या कोई उसको कॉल करे, वो रहेगा तो पूरा फंक्शन ही ना। जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है उसे ये तो नहीं पता मैं खुद को कॉल कर रहा हूं, उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन कॉल है। और जब भी फंक्शन कॉल होनी है, यू नो वेरी वेल, ऑल द पैरामीटर, वेरिएबल्स, आर्गुमेंट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पुश्ड ऑन टू द सिस्टम स्टैक। तो एक नया इंस्टेंस बनेगा, आपकी मेमोरी यूटिलाइज होगी, तो पूरा फंक्शन वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो एक दफा उस फंक्शन ने, लेट्स से f1 ने अपने आप को कॉल किया, ठीक है, उसने फिर अपने आप को कॉल किया, तो क्या होगा, f1 दोबारा यहां पे चला जाएगा। अब जितनी भी वो मेमोरी ले रहा है, अगर लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि जो फंक्शन f1 है आपका फंक्शन, वो अगर 4 बाइट्स ले रहा है, तो 4 बाइट्स यहां पर, फिर उसने अपने आप को कॉल किया, फिर 4 बाइट्स यहां पर, फिर अगर वो अपने आप को कॉल करता है तो क्या होगा, f1 पूरे का पूरा यहां पे आ जाएगा, फिर वो 4 बाइट्स लेगा, तो वो मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, स्टैक को भी इस्तेमाल कर रहा है और जो इसके वेरिएबल्स है वो भी उस पर आ रहे हैं, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, यानी इसके इसमें इस्तेमाल होंगे, इसके इसमें और इसके इसमें होंगे। तो फंक्शन चाहे अपने आप को ही कॉल कर रहा है, उसके लिए वो क्या है, सिस्टम के लिए क्या है, दैट्स अ फंक्शन कॉल, और वो स्टैक के ऊपर पुश होता चला जाएगा, राइट? ओके, as with any new method call, when the method completes, control returns to the method that invoke it. तो हमेशा आपको पता है जब कॉल जाती है, फंक्शन जहां से कॉल हुआ हो, जब वापस हम आते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलती है। तो जो कॉली होता है, कॉली के पास वापस आता है, कॉलर का कंट्रोल वापस आ जाता है और अगली इंस्ट्रक्शन आपकी चलनी शुरू हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रिकर्जन में हमें इसकी बार बार जरूरत पड़नी है, क्योंकि जब फंक्शन ने अपने ही आपको कॉल करना है, उसने फिर वापस आना है अपनी एग्जीक्यूशन पूरी करने के बाद, उस इंस्टेंस की एग्जीक्यूशन पूरी करने के बाद वो वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा फिर वो अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रिकर्जन। व्हाई? बिकॉज देखिए, रिकर्जन, जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बात की है कि रिकर्जन क्या है, ये मेमोरी एक्सटेंसिव है, ये मेमोरी इस्तेमाल करेगी आपकी, कि 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट। अब देखिए, आपने रिकर्जन की है और आपने लेट्स से इस फंक्शन को 5 बार कॉल किया है, तो कितने इंस्टेंसेस के होंगे, इसके 5 होंगे, तो ये कितनी बाइट्स इस्तेमाल करेगा, इट इज गोइंग टू यूज 20 बाइट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर ये रिकर्जन बढ़ जाती है, सपोज 100 टाइम आपने किया है, तो दिस इज गोइंग टू यूज द 100 बाइट्स, और ये 100 बाइट्स हम कौन सी ले रहे हैं, सिर्फ वो वाली जो इसके लोकल वेरिएबल्स हैं और पैरामीटर्स हैं।
बाकी तो जो इंस्ट्रक्शंस ने जगह लेनी है वो अपनी जगह पर है, रिटर्न एड्रेस और बाकी चीज़ें वो सारी की सारी स्टैक पर आनी है और स्टैक ने भी फिर ग्रो करना है, उसकी मेमोरी भी इस्तेमाल होनी है वहाँ पर। तो रिकर्जन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी एक्सपेंसिव होती है कि वो मेमोरी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन आपका पुश हो रहा है ना बार बार। सो अगर तो आपको रिकर्जन का पता है और आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आंखें बंद करके अंधाधुंध उसको इस्तेमाल नहीं कर लेना। आपने पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, समझना है कि ये वाली प्रॉब्लम क्या रिकर्जन से करनी पड़ेगी या आइट्रेशन से करनी पड़ेगी। अगर तो उसका आइट्रेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, आइट्रेटिव सोल्यूशन आपका क्या है कि आपका लूप वाला कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि आइट्रेशन जो है आपकी वो क्या है, लूपिंग के जरिए हम करते हैं ना। तो आप लूप अगर आ जाती है और आपको लगता है कि इस इशू को या इस प्रॉब्लम को मैं आइट्रेशन से सॉल्व कर सकता हूं, जस्ट गो फॉर दैट, जस्ट गो फॉर दैट, नो नीड टू यूज द रिकर्जन इन दैट केस, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम इंस्टेंस ऐसा आया है जो रिकर्जन से आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है और अगर मैं आइट्रेशन में गया तो प्रॉब्लम आएगी, तो डू नॉट ट्राई टू गो फॉर द आइट्रेशन, हमेशा रिकर्सिव वर्जन के अंदर जाएं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से काम करके हमें समझ आ जाती है कि कौन सा एल्गोरिथम किधर जा रहा है। फॉर एग्जांपल बैक ट्रैकिंग की एग्जांपल लेते हैं। बैक ट्रैकिंग अब कई जगहों पर इस्तेमाल होती है, जैसे कोई गेम्स वगैरह हैं उसमें चेस की एग्जांपल ले लें। तो बैक ट्रैकिंग जब आपने करनी है तो उस बैक ट्रैकिंग के अंदर आपको ये ही है ना कि आप पहले लेट से आपके पास मुख्तलिफ पाथ थे, पाथ 1 2 3 4 5, ये इस साइड को है, इधर जो पाथ है वो है लेट से A B C, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। एक पाथ इधर को जा रहा है, वो सपोज करें वो है X Y Z समथिंग लाइक दैट, और कोई पाथ इधर को भी है, फिर इधर को भी जा रहा है, फिर इस डायगोनली मूव कर रहे हैं, ये पाथ्स हैं। एंड यू आर हियर, आप एग्जिट ढूंढ रहे हो कि मैंने बाहर जाना है, ठीक है। अब जब आप एग्जिट तलाश कर रहे हो, यहां से आप मूव किए, आप इस डायरेक्शन में पहले मूव करके हो, अब यहां पर पहुंचे तो डेड एंड था। नाउ प्रोग्रामेटिकली अगर डेड एंड पे आप पहुंच गए हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कम बैक ओवर हियर। लेकिन आप उसी सूरत में आ सकेंगे ना अगर आपने ये नोट किया होगा मैं किस रास्ते से आया था। तो अगर आपने रिकर्जन इसमें इस्तेमाल की है तो आप क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के जरिए जा रहे होंगे वहां पर, तो स्टैक पर क्या पड़ा होगा, स्टैक पर आपकी पोजीशंस पड़ी होंगी, 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, डेड एंड आ गया, तो बैक ट्रैक कर लें, यानी क्या करें, वापस आना शुरू हो जाए। अब 1 पे वापस आ जाएंगे, फिर आप दूसरे पाथ पे चले जाएं, फिर तीसरे पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है उनके अंदर रिकर्जन हमारी जिंदगी को बड़ा आसान कर देती है कि हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ पाथ चूज करना है कि कहां जाना है। कभी ना कभी हमें बेस केस या सिंपल केस मिल जाएगा, जैसे हम सिंपल केस पे पहुंचेंगे वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम रिलायबली सॉल्व हो गई है, नहीं हुई तो बैक ट्रैक करते हुए वापस आ जाएं। क्या होगा बैक ट्रैक, पॉप पॉप पॉप, और ये भी पॉप हो जाएगा और फाइनली आप दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस अगर आप आइट्रेशन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये सारा काम कि मैं किस पाथ से गुजर के जा रहा हूं उसको आपको खुद से किसी अरे के अंदर, लिस्ट के अंदर या किसी दूसरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रखना पड़ेगा और फिर उसके मुताबिक मूवमेंट करनी पड़ेगी, और वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम टू कट इट शॉर्ट आपके गले पड़ जाएगा। और यहां पर अगर इसका हम कोई रिकर्सिव सोल्यूशन लिखेंगे तो वो कदरे आसान हमें लगेगा। फिर कई ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, कई ऐसे एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं जो इनहेरिटली जो हैं वो रिकर्सिव ही होते हैं, यानी वो अपने आप को अगेन डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। यानी ग्राफ की बात कर लें, ग्राफ अगर सब ग्राफ को डिफाइन करता है तो वो रिकर्सिव नेचर का है। इसी तरीके से ग्राफ की एक टाइप होती है ट्रीज, ट्रीज भी रिकर्सिव नेचर के होते हैं क्योंकि ट्री हमेशा अपने आप को दोबारा से डिफाइन करता है। जैसे किस तरह से है कि आप ट्री के अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर जो ब्रांच पर हो तो ब्रांच आगे से क्या है और ज्यादा फैली होगी, यानी वो लीफ बना रही है और आगे से ब्रांचेस निकले, तो ब्रांच है वह ब्रांच, तो क्या हुआ जी, वो रिकर्सिव हो गई कि आगे से आगे चीज जा रही है, ठीक है। तो ट्रीज वगैरह के अंदर भी ये है और ग्राफ्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो इनहेरिटली रिकर्सिव होती हैं। तो जब नजर आए, एनालाइज करना है, तब आपने रिकर्जन की तरफ जाना है, वरना आइटरेटिव सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट करते हैं, गो फॉर इट, बिकॉज आइटरेटिव सॉल्यूशंस के अंदर आपको ये जो फंक्शन कॉल ओवरहेड है उससे जान छूट जाएगी, ठीक है।
और अगर थोड़ी सी भी आपने रिकर्जन गलत तरीके से इस्तेमाल कर ली तो आपका कोड इंतहाई इनएफिशिएंट हो जाएगा, और अगर इनएफिशिएंट होगा तो यू नो वेरी वेल उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो पहले ही देखें, स्पेस रिकर्जन ने इस्तेमाल करनी है वो और ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर देगा और फाइनली आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा या आपका एल्गोरिदम जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, so keep all these points in your mind, but the basic of recursion, we should have the two things in mind: the base case of the recursion as well as the recursive step of the recursion, right? Okay, now let's perform some tracking कि अगर हमारे पास कोई रिकर्सिव प्रोग्राम आ जाता है, रिकर्सिव एल्गोरिदम आ जाता है, उसको चलाना कैसे है। ठीक है, क्योंकि उससे भी चीजें काफी ज्यादा क्लियर हमें हो जाएंगी। अब एक छोटा सा कोड आपके सामने लिखा हुआ है, void print int n, if n is greater than 1 call print again। see this function is calling itself again and again like that। ठीक है, तो श्योरली ये क्या हो गया जी, ये रिकर्सिव एल्गोरिदम हो गया। राइट, अब इसमें आप देखो कंडीशन क्या है, इफ n is greater than 1 तो प्रिंट करते रहो। तो इसका फिर स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगा, बेस केस क्या होगा, जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, 1 is greater than 1 नो फॉल्स, तो ये आपका बना बेस केस। ठीक है, ये बना बेस केस, तो इस पर आपको पता है ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये नहीं चलेगा, उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चल जाएगी, वो तो मालूम ही है सबको। ठीक है, तो ये रिकर्सिव बना और इसका बेस केस कब है जी, जब n की वैल्यू क्या होगी 1। तो बेस केस पे एग्जिस्ट करता है, ये इनफाइनाइट रिकर्जन नहीं है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए अब हम इसको चलाते हैं। अब जब हमने इसको रन करना है या एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास इस पैरामीटर की कोई ना कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना, उसकी बेस पर हम रन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो प्रिंट 5, प्रिंट को कॉल किया है विद 5। अब ये जो कॉल आ रही है ये कहीं से आ रही होगी, हो सकता है मेन फंक्शन से आई हो सकता है किसी XYZ फंक्शन से आई हो सकता है किसी ABC फंक्शन से आई हो, किसी भी फंक्शन से ये कॉल आई हुई है। अब ये कॉल आ गई, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है क्या होता है, वो स्टैक के ऊपर पुश हो जाता है। तो ये मैंने स्टैक भी साथ ही यहाँ पे ट्रेस कर दिया आप लोगों के लिए। ऑल्दो जब हमने ट्रेसिंग करनी है स्टैक बनाना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बना दिया ताकि क्लियर पिक्चर आ जाए कि रिकर्जन कैसे काम कर रही है। सो ये ट्रेसिंग हमने की जी प्रिंट 5। अब देखें कॉल आई, n की वैल्यू 5, ये पुश कर दिया, पूरा कोड मैंने पुश नहीं किया, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कर दी हैं। तो यहां पर आप देखें n 5 इज ग्रेटर देन 1, यस इट ट्रू। अब इंस्टेंस देखिए फंक्शन का कौन सा चल रहा है, ये वाला, ये एग्जीक्यूशन में है और वो स्टैक में आ भी चुका है। अब इस जगह के ऊपर क्या होगा, अगर थोड़ा सा आप गौर करें, क्योंकि 5 बड़ा है 1 से, तो डेफिनेटली ये अंदर आएगा और प्रिंट दोबारा कॉल होगा। अब प्रिंट दोबारा कॉल हुआ है किसके साथ, 5 - 1 यानी 4 के साथ, तो एक नई कॉल हो गई। अब अगर नई कॉल हो गई है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन ये जो है आपकी वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होनी जब तक ये जो प्रिंट कॉल हुआ है ये वापस नहीं आ जाता। ठीक है, सो नई कॉल हो गई, जैसे ही नई कॉल हुई नया इंस्टेंस आ गया। अब प्रिंट कॉल हुआ है n 4 के साथ, सो 4 इज ग्रेटर देन 1, यस। अगेन कॉल चलेगी किसके साथ, 3 के साथ, तो ये कॉल हुआ तो 3 यहां पे आ गया। अब एक नया इंस्टेंस बन गया, 3 के साथ कॉल हो गई। अब जब 3 के साथ कॉल हुआ, n की वैल्यू क्या है 3 इज ग्रेटर देन 1, यस। अब फिर से कॉल होगा किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, फिर कॉल यहां चली गई, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस। अब नई कॉल हुई 2 - 1 के साथ, तो ये नई कॉल आ गई। अब जब 1 के साथ कॉल हुआ तो क्या बना, 1 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स। सो दिस इज आवर बेस केस। ठीक है, दिस इज आवर बेस केस जहां पर हमारी रिकर्जन रुक गई। अब देखिए 1 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स। ठीक है, ये तो नहीं चलेगी स्टेटमेंट, सवाल ही पैदा नहीं होता है चले, तो कहां चला जाएगा कंट्रोल प्रोग्राम का, यहां पर। जैसे ही कंट्रोल यहां पे पहुंचेगा फौरी तौर पर वो प्रिंट करवाने के बाद क्या करेगा, इस ब्रैकेट पे आएगा और आपका फंक्शन खत्म हो गया। कौन सा फंक्शन खत्म हुआ है, ये वाला, यही चल रहा है ना, ये वाला जो इंस्टेंस है ये खत्म हुआ। जब ये इंस्टेंस खत्म होगा तो हमेशा प्रोग्राम ने वापस कहां जाना होता है, अपने कॉली के पास। इसका कॉली कौन था, पिछला इंस्टेंस, तो बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ना।
थैंक्स टू द सिस्टम स्टैक, थैंक्स टू द रिकर्जन, हमें कोई बैक ट्रैकिंग करनी नहीं पड़ रही, वो खुद ही से क्या होगा, ये पॉप हो जाएगा और कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, पिछली कॉल के ऊपर, और ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो अब प्रिंट क्या होगा, यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या है 1, सो 1 विल बी प्रिंटेड। अब 1 जब प्रिंट हुआ है तो यू कैन क्लियरली सी दैट, लेट मी रिपीट इट, 1 प्रिंट हुआ है तो कॉल वापस चली गई, यानी फंक्शन वापस चला गया और ये पॉप हो गया यहां से। अब कंट्रोल कहां पर है, प्रिंट 2 वाला जो चल रहा था, वहां से ये कॉल हुई थी। अब जब ये वापस गया तो कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी है, ये वाली। ठीक है, अब उस वक्त n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो ये भी पॉप हो गया। अब कॉल वापस चली गई 3 पर। अब 3 पर जैसे कॉल की है प्रिंट 3 वाले पर, तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी कॉल होनी है, ये वाली, वहां n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 विल बी प्रिंटेड और कॉल वापस चली गई और स्टैक से भी वो पॉप हो गया। सो नेक्स्ट जब वो आएगा तो अगली स्टेटमेंट चलाएगा, वहां पर n की वैल्यू क्या है 4, सो 4 विल बी प्रिंटेड। ठीक है, फाइनली वी गो बैक द फर्स्ट कॉल जो कि प्रिंट 5 था। अब जाहिर बात है वो भी वापस आ चुका है जो उसमें से कॉल हुई थी, तो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो कौन सी होगी जी, सी आउट n, और वहां n की वैल्यू क्या थी 5, सो 5 विल बी प्रिंटेड। एंड आफ्टर दैट द कंट्रोल विल रिटर्न बैक। किसको रिटर्न बैक हुआ, जिसने इसको कॉल किया था। ऑल्दो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जिसने इसको कॉल किया था, इसने इसको क्या कर दिया, इसने इसको कंट्रोल वापस भेज दिया। सो दिस इज हाउ द ट्रेसिंग इज डन, एंड यू कैन सी दैट इट्स ऑल बैक ट्रैकिंग। सो इन अ बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम द रिकर्जन इज जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग। और डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर भी यही होता है। डिवाइड एंड कॉन्कर को समझ रहा कि प्रॉब्लम को डिवाइड करो छोटे छोटे इंस्टेंसेस के अंदर, और फिर उनको क्या करो, सॉल्व करते हुए वापस चले जाओ बड़ी प्रॉब्लम की तरफ। तो वहां भी क्या होता है, बैक ट्रैकिंग। तो जितनी भी डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक्स होंगी वो ऑटोमेटिकली रिकर्सिव हो जाती हैं, और उनको फिर आमतौर पर हम कैसे सॉल्व करते हैं, रिकर्जन से ही करते हैं, राइट। ओके, अनदर एग्जांपल इज देयर, नाउ दिस फंक्शन विल रिटर्न सम इंटीजर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। इसका बेस केस बड़ा सिंपल है, n की वैल्यू जब 0 होगी या 1 से लेस होगी तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। तो ये लें जी, सीधा सीधा हमारा बेस केस तो यहाँ पर अब मौजूद है, हम इसको टैग कर लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा बेस केस है। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाइए, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब रिटर्न स्टेटमेंट के साथ फंक्शन कॉल है प्लस n है। रिमेंबर दिस थिंग कि आपका ये रिटर्न स्टेटमेंट तब तक नहीं एग्जीक्यूट होनी जब तक ये फंक्शन कॉल होके वापस नहीं आ जाता, और वापस आने के बाद कोई वैल्यू नहीं आ जाती यहाँ पर, और फिर जो भी सम अप होगा वो रिटर्न नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं जी। अब इसको भी कॉल किया है 5 के साथ, सम ऑफ 5। ठीक है, सो 5 यहाँ पे गया, ये इसका प्रॉब्लम इंस्टेंस आ गया कि स्टैक के ऊपर कि ये पुश हो गया है, 5 इज लेस देन 1 फॉल्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे चला गया। जैसे यहाँ पर गया है, देखें यहाँ से कॉल जनरेट हुई है, और कौन सी कॉल जनरेट हुई है, कॉल जनरेट हुई है सम विद 4, बिकॉज 5 - 1 इज 4 एंड प्लस n, तो प्लस n मैंने एज लिख दिया। ऑल्दो वी नो वेरी वेल यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू श्योरली 5 है, तो सिर्फ n लिखा हुआ, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ये स्टेटमेंट बनी। अब अगली कॉल हो गई, यहां से रिटर्न तो नहीं ना होगा, अब कॉल हो जाएगी। वो कॉल किसकी है, सम ऑफ 4 की। सो ये ट्रेस हो गया जी। तो सम ऑफ 4 कॉल हो गया, सम फंक्शन जो है 4 के साथ कॉल हो गया। यहां पर हम आए, 4 इज लेस देन 1 फॉल्स। जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई है, अब अगली चीज क्या होगी, यहां पे पहुंचा, सम कॉल हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ। सो सम विल बी कॉल्ड विद 3, और n की यहां पर वैल्यू जो है वो क्या रहेगी जी, वो है 4। ठीक है, अब 3 के साथ कॉल हुआ तो नया इंस्टेंस ऐड हो गया, सम ऑफ 3। सो सम ऑफ 3 इज लेस देन 1 फॉल्स। यहां हम आए तो स्टेटमेंट बनी सम ऑफ 2, तो ये सम ऑफ 2, और n की वैल्यू यहां पर क्या है आपकी जी, 3 है। ठीक है, अब फंक्शन कॉल होगा किसके साथ, सम ऑफ 2 के साथ, तो ये आ गया जी। अब जब सम ऑफ 2 के साथ कॉल हुआ तो 2 इज लेस देन 1 फॉल्स। यहां आया, अब स्टेटमेंट क्या बनी, सम 2 - 1 सम 1, तो सम ऑफ 1 प्लस n, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है जी, 2। ठीक है, ओके। अब 1 वाली जब कॉल हुई तो क्या बना जी, सम विद 1 इज लेस देन 1 फॉल्स। यहां हम आए,
सम 1 माइनस 1 इज 0, तो नई कॉल अब बनेगी किसके साथ, 0 के साथ, तो ये 0 और यहाँ n की वैल्यू क्या है जी, ये 1 है। ओके, सो 0 के साथ कॉल हुई तो वो यहाँ पर आ गया। सो सम ऑफ 0 इज लेस देन 1, ट्रू, ठीक है, ट्रू हो गया। क्या रिटर्न हुआ जी, 0 रिटर्न हो गया। अब फंक्शन जब एक चीज रिटर्न कर देता है, यू नो वेरी वेल, फंक्शन जब कोई चीज रिटर्न कर देता है तो उसके सारे बाकी पाथ एग्जीक्यूट नहीं होते। अब यहां से अगर ये रिटर्न हो गया तो ये स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी ना, तो हमारा बेस केस मीट कर गया। तो सम ऑफ 0 पर n की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हमारा बेस केस मीट हो गया। अब रिटर्न शुरू होंगी। अब देखिए इसको किसने कॉल किया था, ये इस इंस्टेंस से कॉल हुआ था ना, तो जो 0 रिटर्न हुआ है वो वापस जाएगा यहां पर, और कहां पर 0 लिखा जाएगा, 0 इस जगह पर। यानी ये जो सम ये कॉल हुआ था इसकी जगह पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है, 0, ठीक है, और प्लस क्या हो जाना है उसके अंदर, 1। सो यहां से 0 रिटर्न हुआ, वो 0 रिटर्न हुआ इस जगह पर और वो 0 यहां लिखा गया और ये साथ ही पॉप भी हो गया। अब ये 1 की बारी आई। अब यहां पर स्टेटमेंट क्या बनेगी, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 बना और उसको रिटर्न किया जाएगा। वो रिटर्न कहां जाएगी, इस पर, तो 0 प्लस 1 1 रिटर्न होगा। मींस इसकी जो वैल्यू है, इस स्टेटमेंट की जो वैल्यू है, इस कॉल की जो वैल्यू है, क्या बनेगी जी आपके पास, वो आ गई 1, ठीक है। सो 1 रिटर्न हो गया। किसको रिटर्न हुआ है, 2 वाले, तो ये पॉप हो गया यहां से, तो कंट्रोल यहां पर। अब देखें जो 1 रिटर्न हुआ वो यहां है और यहां पर n की वैल्यू क्या है, 2। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 इज 3, तो 3 रिटर्न होगा। किसको, इस इंस्टेंस को। अब जब इस इंस्टेंस को कॉल होगा तो इसका इंस्टेंस यहां से कॉल गई थी, ठीक है, यहां से कॉल गई थी, तो यहां पर जब कॉल गई थी तो ये जो चीज है वहां पर आपकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 3, ठीक है ना। 2 प्लस 1 इज 3, सो 3 विल बी रिटर्न्ड। ओके, अब ये पॉप हो गया। अब जब ये पॉप हुआ है और वो वापस चला गया है, तो अब अगली जो वैल्यू आ रही है, जो 3 आपका आ रहा है, वो डेफिनेटली वो भी वापस जाएगा। अब वो जब 3 वापस जाएगा तो वो कहां पर जाना है, वो उससे पिछली कॉल पर जाना है ना, जो भी उसके पीछे वाली कॉल है। तो जो पीछे वाली कॉल है वो कौन सी थी कि ये यहां पर जो कॉल है आपकी वो 3 बनी और अब 3 और प्लस ये 3, सो 6 विल बी रिटर्न्ड, ठीक है। अब जो 6 रिटर्न हुआ वो कहां पर आ गया है, वो आपका इस जगह पर आ गया है, ये आ गया 6, ठीक है। तो 6 प्लस 4 10 किसको रिटर्न हो गया, इसको, तो 10 रिटर्न हुआ इसको। अब ये जो 10 रिटर्न हुआ है वो देखिए शुरू वाली कॉल थी, ये सम ऑफ 4, तो यहां पर आया ना 10, ये आपकी जो वैल्यू है वो क्या बन चुकी है, रिटर्न होके ये 10 आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो 10 प्लस n यहां पर क्या है, 5, तो 10 प्लस 5 इज 15। सो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो 15 बनेगा, क्योंकि उसके बाद ये भी पॉप हो जाएगा और ये रिटर्न करवा देगा। सो 15 विल बी रिटर्न टू इट्स कॉलर, जिसने भी इसको कॉल किया होगा वो 15 इसको रिटर्न करेगा। तो फाइनल 15 वैल्यू गई और ये आपके सामने है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट इट्स ऑल बैक ट्रैकिंग, कि बैक ट्रैक करते हुए आप चले गए और आपके पास रिजल्ट आ गया, राइट। सो दिस इज हाउ द रिकर्जन कैन बी ट्रेस्ड, ऑलराइट। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोग खुद करें ताकि आप लोगों को समझ आए, और इसको कंपाइलर के अंदर भी आप ऐसे ही कोड को उठाएं, पेस्ट करें, रन करके देखें और मुख्तलिफ इंस्टेंसेस के लिए चेक करें कि जो आपने रिजल्ट निकाला है क्या वही कंपाइलर भी रिजल्ट दे रहा है। अगर तो आपके रिजल्ट्स मैच हो जाते हैं तो ठीक है, आपने रिकर्जन को सही ट्रेस किया और आपको उसकी समझ भी आ गई है, ठीक है। तो ये कुछ कोड्स हैं, प्लस ये वाला कोड है डबल सम। अब इस पर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये रहा आपका बेस केस और ये काम हो रहा है, ठीक है। इनके बारे में तो इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है, असल कॉल यहाँ से हो रही है। तो आप, अच्छी बात है अगर आप स्टैक बना के ट्रेस करें, जर्नली करना चाहें ट्रेस तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन दिस वन, अब यहाँ पर देखिए ये जो कोड है इसके अंदर 2 रिकर्जन चलेंगी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। फिर उनकी जो वैल्यूज रिटर्न होके आएंगी वो ऐड होंगी और रिटर्न करवा दी जाएंगी, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप कोशिश करें इसको, ताकि अच्छे तरीके से आप उनकी प्रैक्टिस हो सके, आपको समझ आ सके कि ट्रेसिंग किस तरह से की जाती है, राइट। होपफुली काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।